बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राएं आज पढ़ेंगे प्रमाण। प्रमाण क्या है, प्रमाण का लक्षण व भेद की बुद्धि। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि जानने के लिए ये आवश्यक है कि प्रमाकरणम प्रमाणम अर्थात प्रमा के कारण को प्रमाण कहते हैं। यथार्थ अनुभूति का ही दूसरा नाम प्रमा है। प्रमा को अनधिगत अबाधित तथा स्मृति ज्ञान से रहित होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा होता है उस ज्ञान का साधन प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द भेद से यह चार प्रकार का होता है कि बुद्धि की स्मृति और अनुभव ये दो भेद माने गए हैं। इनमें भी अनुभव के यथार्थ और अयथार्थ अनुभव नामक दो भेद हैं। पुनः यथार्थ अनुभव के चार भेद हैं: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। ये चारों ही ज्ञान के प्रमाण हैं। इनमें भी प्रत्यक्ष प्रमाण का विशेष महत्व है, जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण असाधारण कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। अर्थात सकारात्मक ज्ञान का कारण प्रत्यक्ष होता है, जिसके द्वारा किसी वस्तु का साक्षात अनुभव हो, वही प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण इंद्रियां हैं, अतः वे ही इंद्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम अर्थात साक्षात्कारणी प्रमा के कारण को प्रमाण कहते हैं। इंद्रिय और अर्थ के संयोग से होने वाले प्रमा ही साक्षात्कारणी प्रमा कहलाती है। इंद्रिय और अर्थ के संयोग से होने वाली प्रमा ही साक्षात्कारणी प्रमा है। प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रमा और प्रमाण दोनों के लिए प्रत्यक्ष शब्द ही प्रयुक्त होता है। सामान्य तौर पर इंद्रियां ही प्रत्यक्ष के प्रति कारण है, परंतु विशेष स्थितियों में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को भी सापेक्ष कारण के रूप में स्वीकार किया है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम अर्थात इंद्रियों जैसे आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा इत्यादि का उनके अर्थ अर्थात उनके विषय जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श के साथ इंद्रियों का उनके विषयों के साथ सन्निकर्ष अर्थात योग होने से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यता होना आवश्यक है। अतः इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यता होना अति आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान ही यथार्थ अनुभव का प्रथम भेद प्रत्यक्ष है। जैसे घट के साथ चक्षु का सन्निकर्ष अर्थात संबंध होने पर यह घट इस तरह का ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है कि नेत्र जब किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, निर्विकल्प ज्ञान और सविकल्प ज्ञान। निर्विकल्प ज्ञान और सविकल्प ज्ञान। निर्विकल्प ज्ञान अर्थात निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम अर्थात इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष से जब किसी वस्तु का नाम, जाति, गुण आदि से रहित सामान्य सा ज्ञान होता है उसे निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं।
अर्थात किसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि इंद्रिय अर्थ यानी अपनी इंद्रिय का उनके विषयों से जो सन्निकर्ष हो रहा है, किसी वस्तु का नाम जाति गुण आदि से रहित केवल सामान्य सा ज्ञान ये कुछ है, उसे निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार के ज्ञान में विशेषण विशेष्य भाव का सर्वथा भाव रहता है। इसी को नाम रूप जात्यादि रहित ज्ञान भी कह सकते हैं। जैसे इदम किंचित इति, यह कुछ है, इस प्रकार का बोध होना, ये निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। और सविकल्पक ज्ञान कि सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, अर्थात इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष यथा डित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयम् इति। इससे क्या अभिप्राय होता है कि किसी वस्तु में नाम जाति गुण कार्य आदि के साथ वस्तु विशेष की प्रतीति होती है, उसे सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। उसमें विशेषणों के द्वारा वस्तु की विशेषताओं का भी बोध होता है और उसमें नाम जात्यादि का ज्ञान स्पष्टतया हो जाता है। जैसे डित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयं कि यह डित्थ नाम वाला सांवला ब्राह्मण है। इस तरह का ज्ञान सविकल्पक ज्ञान है। तो सबसे पहले आपने प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद जाने, निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक यानी जिसका कोई नाम जाति गुण आदि से रहित एक सामान्य सा ज्ञान होता है, वह निर्विकल्पक ज्ञान होता है। और जैसे ये इदम किंचित अस्ति यानी यह कुछ है, बस इतना ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान। और सविकल्पक ज्ञान क्या होता है कि सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम, अर्थात किसी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय का अर्थ अपनी वस्तु के साथ संयोग होता है, तब ये मालूम चलता है कि किसी वस्तु में नाम जाति गुण आदि कार्य के साथ उस वस्तु की प्रतीति होती है, उसे सविकल्पक ज्ञान कहा जाता है। उसमें विशेषणों के द्वारा वस्तु की विशेषताओं का बोध होता है और इसमें नाम जाति आदि का ज्ञान स्पष्टतः हो जाता है। जैसे यह डित्थ नाम वाला सांवला ब्राह्मण है। अब यहाँ आप सभी बच्चे पढ़ेंगे कि पढ़ते आ रहे क्रम से प्रत्यक्ष प्रमाण के आप भेद पढ़े, निर्विकल्पक और सविकल्पक। और अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के भेद है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है क्या, जिससे हमें ये प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान हो रहा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को जानने के लिए सर्वप्रथम ये जानो कि इंद्रिय सन्निकर्ष का सामान्य अर्थ निकटता एवं समीप संबंध है। इंद्रियों का अर्थ यानी घटपट आदि विषय से सन्निकर्ष अर्थात संबंध होता है और वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। सन्निकर्ष का अभिप्राय यहाँ पर है आपके वेद, जो प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है षड्विध है। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है षड्विध है। प्रत्यक्ष ज्ञान के जो हेतु हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, वे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संयोग है, संयुक्त समवाय है, संयुक्त संवेद समवाय है, समवाय है, संवेद समवायो, विशेषण विशेष्य भावश्येति। कि सर्वप्रथम संयोग है, संयुक्त समवाय है, संयुक्त संवेद समवाय है, संवेद समवायो विशेषण विशेष्य भावश्य इति। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु कारण इंद्रिया सन्निकर्ष ही है, जो घटपटादि विषयों और नेत्रादि इंद्रियों का सन्निकर्ष ही प्रत्यक्ष कहलाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जैसे पहला भेद संयोग सन्निकर्ष, दो द्रव्यों का साक्षात संपर्क संयोग होता है। जैसे चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष है।
चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष है। जैसे नेत्र इंद्रिय के द्वारा घड़े को देखने में इंद्रिय और घड़े का जो संबंध है वह संयोग है, क्योंकि दोनों द्रव्य हैं, इसलिए नेत्र इंद्रिय से घड़े का संयोग होने पर ही घड़े का साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है, इसलिए यहाँ संयोग सन्निकर्ष है। दूसरा भेद है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है कि घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, यानी घट में विद्यमान रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। इंद्रिय से संयुक्त द्रव्य में जब किसी गुण या क्रिया का साक्षात्कार किया जाता है तो वहाँ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। जैसे नेत्र इंद्रिय से घड़े के रंग रूप का साक्षात्कार करने में नेत्र इंद्रिय का घड़े से संयोग होता है, और उस सबसे पहले क्या हुआ, आपका संयोग हुआ, और उस संयुक्त घट में रूप या रंग का समवाय संबंध से रहता है। रूप या रंग समवाय संबंध से रहता है। जैसे कोई वस्तु सामने देखी तो उसका आँखों से साक्षात्कार हुआ, वो संयोग हो गया। और फिर उस वस्तु का, जैसे कोई घड़ा ही यहाँ पर उदाहरण लिया है कि घड़े में रंग रूप का जो साक्षात्कार हुआ, क्योंकि घड़े से इंद्रिय का जब संयोग हुआ और घट में जो रूप है, रंग है, वह समवाय संबंध से रहता है, क्योंकि घट गुणी है और रंग गुण है, तो गुण गुणी का समवाय संबंध होता है। गुण गुणिनो समवाय संबंध, अतः नेत्र इंद्रिय से संयुक्त घट में रूप रंग के समवाय संबंध से रहने के कारण घट रूप के साक्षात्कार में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। सभी बच्चों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि संयोग यानी कि नेत्रों का उस घड़ी पर दृष्टि पड़ी, ये संयोग हो गया। अब दूसरा आता है कि उस घड़ी के बाद में, जैसे घड़ी पर दृष्टि पड़ी, फिर उसका ध्यान आया कि इसका रंग रूप कैसा है, तो वो हुआ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। अब तीसरा भेद पढ़ेंगे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है, यानी रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है, यानी किसी द्रव्य में उसका गुण या क्रिया समवाय संबंध से रहती है और उस गुण या क्रिया में उसकी जाति समवाय संबंध से रहती है। जब दो समवाय हो जाते हैं तो उसे संवेद समवाय कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु है, उसमें उसका गुण या क्रिया पूर्व से ही है, समवाय संबंध से है, यानी उसको अलग नहीं किया जा सकता, और उस गुण या क्रिया में उसकी जाति है, वह समवाय संबंध से है, उसको भी अलग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार दो समवाय हो जाते हैं तो उसे संवेद समवाय कहा जाता है। अब यहाँ नेत्र से समझेंगे कि नेत्र से संयुक्त द्रव्य में रूप के समवाय संबंध में रहने के कारण रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। जैसे घट रूपत्व के साक्षात्कार में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है, क्योंकि नेत्र इंद्रिय द्रव्य का घट द्रव्य के साथ संयोग संबंध हुआ और उस घट में रूप या रंग का समवाय संबंध से है और रूप में रूपत्व जाति समवाय संबंध से है। इस प्रकार चक्षु नेत्र से संयुक्त घट में रूपत्व संवेद समवाय संबंध से होने के कारण यहाँ संयुक्त संवेद समवाय संबंध है। अब चतुर्थ भेद पढ़ेंगे समवाय सन्निकर्ष कि समवाय सन्निकर्ष क्या है। कि जब श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष है, कर्ण विवर्वृत्य आकाशस्य श्रोतत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात्। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष है, कर्ण विवृत वृत्त्याकाशस्य श्रोतत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात्। श्रोत शब्द से शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष है, यानी किसी द्रव्य का अपने अंदर स्थित गुण के साथ समवाय संबंध होता है
समवाय संबंध का अभिप्राय बच्चों सभी ध्यान से समझें कि उसको अलग नहीं किया जा सकता उस चीज से, क्योंकि द्रव्य गुणी है और उसमें विद्यमान गुण तो गुण है ही, तथा गुण गुणिनो संबंध है समवाय के अनुसार यहाँ गुण गुणी का संबंध समवाय है। जैसे कर्ण इंद्रिय से शब्द का ग्रहण करना, कान से शब्दों को ग्रहण करना, यहाँ कर्ण में शब्द और गुण रूप में है, क्योंकि यहाँ कर्ण में शब्द गुण रूप में है, क्योंकि कान के छेद में विद्यमान आकाश ही श्रवण इंद्रिय होती है और शब्द आकाश का गुण है। शब्द गुणकम आकाश है, अतः आकाश रूपी श्रवणेन्द्रिय द्रव्य होने के कारण गुणी है और उसमें रहने वाला शब्द गुण है। तो गुण गुणी का संबंध समवाय होता है। यहाँ समझ आया कि आकाश रूपी श्रवणेन्द्रिय द्रव्य यानी कान को आकाश का रूप माना गया है और उसमें रहने वाला जो शब्द है शब्द गुण है, यानी आकाश में शब्द विद्यमान रहता है, उसी प्रकार कर्णेंद्रिय का गुण क्या है, शब्द है। तो यहाँ समवाय अर्थात हमेशा बना रहने वाला संबंध है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए श्रवणेन्द्रिय से शब्द के साक्षात्कार में समवाय सन्निकर्ष है। अब आया आपका पंचम वेद, संवेद समवाय सन्निकर्ष है कि शब्दत्व साक्षात्कारी संवेद समवाय सन्निकर्ष है। शब्दत्व जाति का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने में संवेद समवाय सन्निकर्ष है। जब किसी द्रव्य में समवाय संबंध से स्थित गुण में समवाय संबंध से स्थित जाति गुणत्व के साथ द्रव्य का संबंध होता है तो उसे संवेद समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। क्या हुआ कि जब किसी द्रव्य में समवाय संबंध से स्थित गुण यानी शब्द आकाश का गुण है और समवाय संबंध से स्थित जाति वो गुणत्व के साथ द्रव्य का संबंध होता है तो उसे संवेद समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। जैसे श्रोत्र इंद्रिय से शब्दत्व जाति के साक्षात्कार में श्रोत्र संवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात है। श्रोत्र इंद्रिय शब्द द्रव्य में शब्द समवाय संबंध से रहता है और शब्द में शब्दत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। इसी प्रकार दो समवाय संबंध होने के कारण जो प्रथम समवाय को संवेद कहा गया है। इस प्रकार श्रोत्र इंद्रिय का शब्दत्व जाति के साथ संवेद समवाय संबंध है। अब आपका षड्विध सन्निकर्ष में जो अंतिम सन्निकर्ष है वह है विशेषण विशेष्य भाव। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षो। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षो घटा भावावद भूतलम। अभाव के साक्षात्कार में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है, अर्थात नेत्र इंद्रिय से जब किसी वस्तु के अभाव का साक्षात्कार किया जाता है तो उनमें विशेषण विशेष्य भाव संबंध होता है। जैसे यह भूतल घट के अभाव वाला है, यहाँ नेत्र इंद्रिय से भूतल का संयोग होता है और उस भूतल में घट का अभाव विशेषण है। इस प्रकार यहाँ नेत्र संयुक्त भूतल विशेष्य और भूतल में घटाभावाद विशेषण है, अतः विशेषण विशेष्य भाव संबंध कहलाता है। आप सभी बच्चों को इंद्रियार्थ सन्निकर्ष समझ आ गए होंगे कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार के हैं। षड्विध 6 प्रकार के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हैं। वो सबसे पहले संयोग सन्निकर्ष होता है जो क्या कहता है, दो द्रव्यों का साक्षात संपर्क संयोग कहलाता है। जैसे नेत्र का घड़े से संयोग हुआ, बस उसका देखा। उसके बाद में अगला है यहाँ पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, यानी घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, यानी घड़े में विद्यमान रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। इंद्रिय से संयुक्त द्रव्य में जब किसी गुण या क्रिया का साक्षात्कार किया तो वह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहलाया। सबसे पहले केवल संयोग हुआ, उसके बाद में उस गुण या क्रिया का साक्षात्कार हुआ
वो संयुक्त समवाय। फिर उस गुण या क्रिया में, किसी द्रव्य में उसका गुण और क्रिया समवाय संबंध से रहती है, और उस गुण और क्रिया में उसकी जाति जो है वह समवाय संबंध से रहती है। तो दो समवाय हो जाते हैं, उसे समवेत कहा जाता है। तो यहाँ पर तृतीय जो भेद है आपका वो हुआ कि रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष है। किसी द्रव्य में उसका गुण या रूप क्रिया का समवाय संबंध, गुण या क्रिया समवाय संबंध से रहती है, और उस गुण और क्रिया में उसकी रूप या जाति समवाय संबंध से रहती है। तो दो समवाय हो जाने के कारण उसे समवेत समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। संयुक्त तीसरा हुआ संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष है कि घड़े में जैसे रूप दिखा तो घड़ी में उसके रूप का दर्शन हुआ तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, और रूप में रूपत्व जाति हुई तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, और केवल घड़ी का दर्शन तो प्रथम भेद संयोग सन्निकर्ष। अब आप चतुर्थ भेद समवाय सन्निकर्ष कि श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष कर्ण विवर्वृत्त्याकाशस्य श्रोतत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात्, यानी किसी द्रव्य का अपने अंदर स्थित गुण के साथ समवाय संबंध होता है, क्योंकि द्रव्य गुणी है और उसमें विद्यमान गुण तो गुण है ही। तो गुण और गुणी का संबंध जब होता है तो वह समवाय कहलाता है। जैसे कान का क्या कार्य है, कर्ण इंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है। तो कर्ण में शब्द गुण रूप में है, क्योंकि कान के छेद में विद्यमान आकाश ही श्रवण इंद्रिय होता है, और शब्द आकाश का गुण है। शब्द गुण कम आकाश है, तो आकाश रूपी श्रवण इंद्रिय द्रव्य होने के कारण गुणी है, और उसमें रहने वाला शब्द गुण है। तो दोनों का संबंध, गुण गुणी का संबंध यहाँ पर समवाय है। तो चतुर्थ आपका समवाय सन्निकर्ष हुआ, यानी जो कान का शब्द के साथ साक्षात्कार, समवाय सन्निकर्ष। अब संवेद समवाय सन्निकर्ष, शब्दत्व साक्षात्कारे संवेद समवाय सन्निकर्ष है। शब्दत्व जाति का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने में संवेद समवाय सन्निकर्ष है, यानी जब किसी द्रव्य में समवाय संबंध से स्थित गुण में विद्यमान समवाय संबंध से स्थित उसकी जाति के साथ द्रव्य का संबंध होता है तो उसे संवेद समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। जैसे कर्ण इंद्रिय से शब्दत्व जाति का साक्षात्कार, तो ये संवेद समवाय सन्निकर्ष कहा जाता है। अंतिम जो भेद विशेषण विशेष्य भाव, यानी किसी भी अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षो घटाभाव अद्भुतलम, यानी अभाव के साक्षात्कार में विशेषण विशेष्य भाव का सन्निकर्ष होता है। अर्थात नेत्र इंद्रिय से जब किसी वस्तु के अभाव का साक्षात्कार किया जाए, जैसा आपने देखा और कुछ दिखा नहीं, तो उनमें विशेषण विशेष्य भाव संबंध होता है। जैसे यह भूतल घट के अभाव वाला है, यानी कि घड़ा वहाँ पर नहीं है, तो यह भूतल घट का अभाव वाला है, और उस भूतल में घट का अभाव विशेषण है, और भूतल यहाँ नेत्र इंद्रिय से भूतल का संयोग होता है, और उस भूतल में घट का अभाव विशेषण होता है। तो इस प्रकार नेत्र से संयुक्त भूतल यानी पृथ्वी विशेष्य है, और उस पृथ्वी में घटाभाव विशेषण है, अतः ये विशेषण विशेष्य भाव संबंध कहलाता है। सभी बच्चों ने षड्विध इंद्रिय सन्निकर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ा, सुना, और उसके साथ साथ आपने प्रत्यक्ष प्रमाण को समझा। आप सभी बच्चे आगे क्रमशः इसी प्रकार तर्क संग्रह का अध्ययन करते जाएं। धन्यवाद।